सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए? हाँ बेटा, किया किया। ओके सर। चलो लेक्चर शुरू करते हैं आज का। लेट कमर्स तो कब तक भी आते रहेंगे। देखो बच्चे, चलो लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स लिए थे। देखो क्या था, शॉर्ट में रिवीजन लेते। ये एक कार्ड शीट पेपर है, उसमें दो स्लिट बने हुए, एक स्लिट S1, दूसरा स्लिट S2। उसके सामने बराबर एक स्क्रीन रखा हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है। S1 में से वेव आ रहे हैं, S2 में से वेव आ रहे हैं। एक पॉइंट लिए P, ये पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, वो पाथ डिफरेंस, मतलब यहाँ से जो वेव P पर जा रहे S1P माइनस S2P, ये पाथ डिफरेंस फाइंड किए। वो आंसर अपना कितना आया था, path difference delta L is y into small d upon capital D. Now see, if the path difference is integral multiple of lambda, there will be constructive interference producing bright fringes. पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा। और पाथ डिफरेंस अगर n माइनस हाफ लैम्बडा है तो डार्क फ्रिंज या डार्क बैंड मिलेगा। यहाँ तक देखे थे अपन ने। उसके बाद और एक चीज देखे थे, पाथ डिफरेंस जैसा रहता वैसा फेज डिफरेंस रहता फाई। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एल। यहाँ तक देखे थे। अब आज देखने अपने को इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। आवाज आ रही है इराम, रिदा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो फिर आज का स्टार्ट करते हैं। देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P on the screen where the phase difference between the two waves is phi. फेज डिफरेंस दो वेव के बीच में क्या है, phi. Therefore, the equation of the two waves coming from S1 and S2 at point P on the screen are, देखो डायग्राम सेम है। ये एक है, देखो एक है S1, दूसरा है S2। S1 से भी वेव आ रही है पॉइंट P पर, S2 से भी पॉइंट P पर वेव आ रही है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस लेंगे phi। फेज डिफरेंस क्या लेंगे दोनों के बीच में, phi। ये तो हो गया पाथ डिफरेंस का। अब अपने को फाइंड करना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस लेंगे phi। एक वेव है S1P, दूसरी वेव है S2P, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है सपोज phi। तो वो दो वेव के इक्वेशन लिखेंगे। देखो कैसा लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन E1 is equal to E0 sin ओमेगा t। E1 पहली वेव है, दूसरी S1 में से निकल रही है, दूसरी वेव S2 में से निकल रही है, वो है E2। फर्स्ट वेव E1 is E0 sin ओमेगा t, सेकंड वेव E2 is equal to E0 sin ओमेगा t प्लस phi। दो वेव है, एक स्लिट S1 में से निकल रही E1, स्लिट S2 में से निकल रही है E2। E1 जो है E0 sin ओमेगा t, E2 is E0 sin ओमेगा t प्लस phi। प्लस phi क्यों किया हुआ है, दोनों के बीच में ध्यान से देखो फेज डिफरेंस है phi। दोनों के बीच में हर चीज सेम है, सिर्फ इसका फेज phi इतना ज्यादा है। तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। नाउ द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज I0 is E0 स्क्वायर। इंटेंसिटी कैसा रहता,
आपने 11 में भी देखे थे, इंटेंसिटी I इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है E0, तो इंटेंसिटी क्या आएंगी, E0 स्क्वायर। ओके, नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, पॉइंट P पे दो वेव्स पहुंच रहे, पहली वेव है E1, दूसरी वेव है E2, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा E is equal to E1 plus E2, E is equal to E1 plus E2, राइट। इसमें वैल्यूज डालो, E1 का वैल्यू डालो, E2 का वैल्यू डालो। E is equal to E0 sin ओमेगा t, एक मिनट, E is equal to E0 sin ओमेगा t प्लस E0 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो E0 ये इक्वेशन मिला, कैसा मिला आएगा, किसको बोलते हैं, देखो पीछे भी बताया था मैंने, साइन C प्लस साइन D, बोलो रिदा, साइन C प्लस साइन D इज, यस रिदा फातिमा, अनम्यूट करो, बोलो, आवाज आ रही है रिदा को, फिर भी वो सुन रहे नहीं है, सुनी अनसुनी कर रहे हैं, बोलो, नहीं पीछे चले गए। देखो 2 साइन, इसको मालूम है 2 साइन C प्लस D बाय 2, राइट, 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस, कॉस क्या, C minus D by 2. माइनस D अपॉन 2, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, साइन C प्लस साइन D, देखो ये C, साइन C प्लस साइन D, E0 कॉमन है, E0 बाहर ले लो, फॉर्मूले में 2 है, वो 2 इधर लिखा मैंने, पहले टर्म लिखा कॉस की, पहले टर्म लिखे कॉस की, कॉस C माइनस D बाय 2, तो देखो कॉस C माइनस D, देखो ओमेगा t माइनस ओमेगा t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा, ओमेगा टी कैंसल, 5/2, देखो cos 5/2, ठीक है, cos 5/2। उसके बाद साइन के साथ क्या है, C प्लस D अपॉन 2, तो क्या आएगा वो C प्लस D अपॉन 2, बोलेगा कोई C प्लस D अपॉन 2, देखो मैं लिखता हूँ, C है ओमेगा टी प्लस C प्लस D, ओमेगा टी प्लस 5, देखो ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, और ये 2 जो है दोनों के लिए रहेगा, T2 जो है डिनोमिनेटर में दोनों के लिए रहेगा, इधर भी रहेगा 2, इधर भी रहेगा 2, ये 2 कैंसल, ओमेगा टी प्लस 5/2, देखो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ये मिला अपने को रिजल्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन में इंटेंसिटी कितना है, सी द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, एम्पलीट्यूड क्या है, 2 E0 cos 5/2, देखो ये इसका एम्पलीट्यूड है 2 E0 cos of 5/2, okay, now the intensity at point P will be proportional to
इंटेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल रहती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या एम्पलीट्यूड है 2E0 cos phi by 2, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस। देखो 2E0 cos phi by 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4, E0 का स्क्वायर, E0 का स्क्वायर I0, ठीक है, और cos स्क्वायर phi by 2, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन दिस, ये इक्वेशन। अब ये इसके आगे का आपके मालूमात के लिए देखो, एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज के सेंटर में फाई रहता 0 2 पाई 4 पाई रहता 4 पाई डैश डैश डैश, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज 2E0। देखो ये जो एम्पलीट्यूड है इसमें cos का वैल्यू डालेंगे 1, cos phi by 2 जब 1 आएगा, जैसा cos 0 cos 2 पाई ये सब 1 रहते, तो बचेगा 2E0। 2E0 मतलब ट्वाइस द इंसिडेंट वेव एट P। E0 क्या है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, उसका डबल, उसका ट्वाइस E0। उसके बाद द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I0, ठीक है, देखो ये 4I0 cos का वैल्यू 1, और डार्क फ्रिंजेस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज 0, डार्क फ्रिंजेस में क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आल्सो इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, बिटवीन द सेंटर्स, see between the centers of the bright and successive dark fringes, the intensity decreases from 4I0 to 0। ब्राइट फ्रिंज में इंटेंसिटी क्या रहती, 4I0, और डार्क में 0, तो ब्राइट से डार्क में जब जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 4I0 to 0। MCQ भी आ सकता है, intensity decreases from 4I0 to dash, so 0। Hence, thus the interference fringes are equally bright and equally spaced। Interference fringes क्या है, equally bright भी है और equally spaced भी। Next, और एक मालूमात के लिए MCQ के लिए देखो, if the amplitudes of the waves coming from S1 and S2 are different, S1 से जो वेव आ रही है, S2 से वेव आ रही है, उनकी इंटेंसिटी हमने लिए थे E0। सपोज वो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा, सपोज S1 में से आ रही है उसकी इंटेंसिटी E10, S2 में से आ रही है उसकी इंटेंसिटी E20, तो क्या होगा, एट द सेंटर्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एम्पलीट्यूड विल बी E10 plus E20, इंटेंसिटी विल बी E10 plus E20 स्क्वायर। ब्राइट फ्रिंजेस में इंटेंसिटी ये आएंगी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डार्क में क्या होगा, while at the centers of dark fringes the amplitude will be E10 minus E20, माइनस होता है दूसरे केस में, लेकिन क्या होगा, ये अलग अलग है, सेम नहीं है। सपोज E10 ज्यादा है, E20 कम है, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। देखो इंटेंसिटी विल बी E10 minus E20 स्क्वायर एंड नॉन जीरो, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, आंसर इज नॉट 0 मीन्स जो डार्क फ्रिंजेस है वो टोटली डार्क नहीं रहेंगे, वो लेस ब्राइट रहेंगे। अल्टरनेट ब्राइट डार्क ऐसा नहीं मिलेगा, ब्राइट लेस ब्राइट, इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं होगा। ठीक है, लेट कमर। हाँ चलो, और एक रिमार्क सुनो। फॉर वाइड स्लिट्स, वाइड स्लिट मतलब स्लिट वाइड है, ये जो स्लिट रहती है ऐसी छोटी सी स्लिट बताया था मैंने, तो ये स्लिट समझो चौड़ी है ज्यादा, बड़ी स्लिट है, तो क्या होगा, इधर से एक वेव निकलेंगी, इधर से एक वेव निकलेंगी, इधर से एक वेव निकलेंगी। एक स्लिट में से एक ही वेव निकलना चाहिए, लेकिन एक स्लिट में से 3-4 वेव निकलेंगे,
उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न पूरा के पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो कैसा डिस्टर्ब होगा, यहाँ लिखा फॉर वाइट स्लिट the waves reaching a given point on the screen from different points on the slit differ in path length. एक का path length अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, hence intensity changes resulting in blurred interference pattern with poor contrast. Interference pattern clear नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट एक important point देखते हैं। Condition for obtaining well-defined interference pattern. इसको निकाल लेते। Conditions for obtaining well-defined and steady interference pattern. मतलब बोलो, steady का मतलब बताया था मैंने पहले, steady, constant. constant हाँ, गुड, कांस्टेंट, स्टेडी। वेल डिफाइंड मतलब कंडीशंस फॉर वेल डिफाइंड अच्छे से बना हुआ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड के एग्जाम में 12 मरतबा आए हैं, 12 टाइम्स, 12 बार। फिर से मैं एक सेम परसों जो बनाए थे वो डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये स्लिट से एक कार्डबोर्ड पेपर है, उसमें स्लिट्स बने हुए 2। दिस इज फर्स्ट स्लिट, दिस इज सेकंड स्लिट। ठीक है, ब्लेड से स्लिट कट किए हुए, ऐसा इमेजिन करो, रफ डायग्राम है। इसके सामने क्या रखे थे? स्क्रीन। इसके सामने स्क्रीन रखी हुई है, तो स्क्रीन पर क्या मिलेगा? स्क्रीन पर मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। इसके पीछे लाइट का सोर्स है, इसके पीछे बल्ब है, इसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है। वो स्क्रीन यहाँ बना तो मैं फिर से ध्यान से देखो, ठीक है, इधर ही बना दो। स्क्रीन ऐसी रखी हुई, लेकिन इस पर अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। देखो इजी क्वेश्चन है, 12 बार आया, हमेशा अल्टरनेट ईयर आते रहता। ध्यान से देखो, ये जो स्क्रीन पर बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स बने हुए। दिख रहा है सबको? नूरुल ऐन, अरबिया? यस सर, yes sir दिख रहा है यस हाँ, सर। वेरी गुड। देखो इससे पहले जो डायग्राम बनी थी S1, ये S2, ये डिस्टेंस कैपिटल D, ये डिस्टेंस स्मॉल d, यहाँ पर पॉइंट लिए थे P, यह सेंट्रल ब्राइट बैंड, फिर ये पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ये इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी आना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल अच्छे से कांस्टेंट हिल रहा नहीं, एक जगह अपने को अच्छे से दिख रहा है। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब बराबर ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, ऐसा क्लियर दिख रहा है। ब्राइट और डार्क के बीच का कॉन्ट्रास्ट भी क्लियर है, ये हिल रहा नहीं है, हर एक की विड्थ सेम है, थोड़े थोड़े दूरी पर सेम डिस्टेंस पर ब्रांड फ्रिंजेस या ब्राइट डार्क बैंड बने हुए, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ऐसा आने के लिए कंडीशन क्या है? 5-6 कंडीशन है, वो कंडीशन देखने का। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न आने के लिए कंडीशन मतलब देखो क्या,
एक सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2 स्लिट। तो ये सोर्सेस कैसे चाहिए, ये सोर्सेस कैसे चाहिए, so that you can get well defined and Constant. steady interference pattern। तो उसके 6 केसेस देखने के। सबसे पहले the two sources of light should be coherent। Coherent. सबसे पहले सोर्सेस चाहिए कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या रहता, मैंने आपको बताया था, जिसका फेज डिफरेंस 0 है। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्सेस जिसका फेज डिफरेंस 0 है। एक ऐसी वेव है, दूसरी वेव ऐसी है। वेव बनाता मैं, देखो फर्स्ट वेव सोर्स से ऐसी वेव आ रही है, ये दूसरी वेव यहाँ से निकली, राइट। दोनों के बीच में फेज 0 है, फेज डिफरेंस 0 है। मतलब ये जहां से निकली दूसरी भी बराबर वहां से निकली, फेज सेम है। या तो एक यहाँ से निकलेंगी, दूसरी यहाँ से निकलेंगी, फेज डिफरेंस है लैम्बडा। तो ये या तो 2 पाई, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे जो सोर्स है जिसमें से निकलने वाले वेव का फेज या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, the waves emitted by two coherent sources are always in phase or they have a constant phase difference between them at all time। phase difference constant है। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, if the phase and phase difference vary, मतलब चेंज हो रहा है with time, the positions of maxima and minima will also change। मैक्सिमा मिनिमा मतलब ब्राइट बैंड डार्क बैंड की पोजीशन चेंज होते रहेंगी, ये ऐसे हिलते रहेंगे, स्टेडी नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। विल आल्सो चेंज विथ टाइम एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी स्टेडी। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या रहेगा, स्टेडी नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट चाहिए, मतलब सोर्सेस कोहेरेंट चाहिए। For this reason, it is necessary to have two coherent sources for steady interference pattern। दो sources हमेशा coherent चाहिए steady interference pattern आने के लिए। 6 कंडीशन देखने के अपने को, 6 में से सबसे इम्पोर्टेंट, the two sources of light should be coherent। अब coherent के लिए क्या किया अपने, अगर दो अलग अलग बल्ब यूज करते, दो अलग अलग बल्ब करते अगर, तो क्या होता, सोर्सेस कोहेरेंट नहीं आते। इसलिए अपन ने क्या किए, एक बल्ब से 2 सोर्स बना दी। समझो S1 एक बल्ब रहता, S2 एक बल्ब रहता, तो क्या होगा, एक मिनट देखो, जब दो अलग अलग बल्ब रहेंगे तो दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसमें से कभी अलग वेव निकल रही है, दूसरे में से कभी अलग निकल रही है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए क्या किया हुआ है, टू सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। सेंटेंस सुनो, सेंटेंस, टू सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स इन ऑर्डर टू गेट कोहेरेंट सोर्सेस। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो, the two sources of light must be monochromatic। पीछे भी बताया था मैंने, mono means one, mono means single, chrome means color। One कलर club काय की वजह से रहता, कलर जो है वो रहता ड्यू टू वेवलेंथ लैम्बडा। कलर इज ड्यू टू वेवलेंथ लैम्बडा। तो मोनोक्रोम मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ से क्या होगा, देखो यहाँ आपको समझ में आएगा। दूसरी वेव बनाता मैं यहाँ पे जाने वाली, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, दोनों में क्या फर्क है बोलो मुझे। देखो दोनों में क्या फर्क है, इसका वेवलेंथ कम है, मतलब ये को बोलते हैं वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक
इसको बोलते हैं वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब इसका वेवलेंथ अलग, इसका वेवलेंथ अलग, तो क्या होगा देखो, ये क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होना चाहिए, लेकिन ये इतना क्रेस्ट इतने से ही मैच होगा। ट्रफ ट्रफ मैच होना चाहिए, लेकिन ये ट्रफ इधर आ गया, इसका ट्रफ दूर चले गया, इतना पोर्शन एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा। फिर से यहाँ क्रेस्ट ट्रफ आ गया, यहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट आ गया, तो ऐसा होने की वजह से पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न ये जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ब्लड हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। मतलब आपको पहचानते नहीं आएगा कि कौन सा ब्राइट फ्रिंज है, कौन सा डार्क फ्रिंज है। इसलिए important, the two sources of light must be monochromatic। देखो क्या लिखा हुआ है, as from the condition for bright and dark fringes, the position of these fringes as well as the width of the fringes depends on wavelength of light। सब चीज काय पे डिपेंड है, लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड है। तो लाइट की जो वेवलेंथ है उस पर W डिपेंड है, W का फॉर्मूला बताया था मैंने, लैम्बडा D अपॉन D। तो इफ यू यूज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, अब ये एक नया वर्ड आ गया, पॉलीक्रोमेटिक। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स मोर देन वन, क्रोमेटिक कलर, मोर देन वन कलर मीन्स मोर देन वन वेवलेंथ। ये वेवलेंथ अलग, ये वेवलेंथ अलग, मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, the fringes of different colors are not coincident, the resultant pattern contains colored overlapping bands, overlap हो जाएगा, colored bands मिलेंगे, the interference pattern will not be clear नहीं रहेगा। so two sources of light must be monochromatic। second condition, two sources of light must be monochromatic, ठीक है। now third condition, देखो ध्यान से, the two interfering wave must have same amplitude। अब और एक नया वर्ड, सेम एम्पलीट्यूड चाहिए उनका। उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो फिर से डायग्राम में देखो, फर्स्ट वेव, दिस इज सेकंड वेव, वेव बना दो मैं, देखो ठीक है, ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव, ध्यान से देखो। अब दोनों का वेवलेंथ सेम है, देखो ये डिस्टेंस दोनों का सेम है, लेकिन क्या अलग है, एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो क्या होगा, कोई बोल सकता क्या फर्क पड़ेगा उससे? सर डार्क फ्रिंजेस एंड वो कांस्टेंट, यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस मैक्सिमम आएंगे। यस, देखो ध्यान से देखो, अब वेव बनाया मैंने, ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव दोनों आउट ऑफ फेज है, दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता। मतलब क्या होता, डार्क बैंड के लिए देखो, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से कैंसिल होता, इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट से कैंसिल होता, लेकिन ये जो क्रेस्ट है ये इतना है और ये ट्रफ इतना बड़ा है। देखो ये कैंसिल करने के जाएंगे तो इतना ही पार्ट कैंसिल होगा, इतना कैंसिल होगा, लेकिन ये पार्ट बच गया। ये कैंसिल करने जाएंगे तो इतना ही पार्ट कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बच गया, ये इतना कैंसिल होगा, ऊपर का नहीं कैंसिल होगा। तो क्या होगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न में ये जो डार्क बैंड दिख रहे वहां जीरो इंटेंसिटी नहीं आएगी। देखो यहाँ थोड़ी सी लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, वो लाइट इधर आएंगी। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा ब्राइट बैंड। कैसा मिलना चाहिए, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन वो मिलेगा ब्राइट बैंड
लेस ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड लेस ब्राइट बैंड। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इतना पार्ट बच जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैटर्न क्लियर आने के लिए क्या है, द टू फ्रिंजेस मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सुनो, ओनली इफ द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, एम्पलीट्यूड जब इक्वल रहेगा, द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस मीन्स द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 0। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो इंटेंसिटी 0 रहेगी डार्क फ्रिंजेस में, वरना क्या होगा, ये लाइट इधर अपीयर हो जाएगा एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी मैक्सिमम। कॉन्ट्रास्ट क्लियर नहीं आएगा, शार्पनेस क्लियर नहीं आएगा अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा, तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। नंबर कंडीशन हो गए 3। नेक्स्ट, the separation between two slits must be small in comparison to the distance between the plane containing the slit and observing screen। मतलब ये देखो S1 और S2 ये नजदीक चाहिए, S1 ये कोने में बना दिए, S2 दूसरे कोने में बना दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये दूर दूर बनाए तो ये बैंड के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर ये नजदीक नजदीक रहे S1 और S2 तो ब्राइट डार्क के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्लियर रहेगा, अपने को अच्छे से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो अगर एग्जिट हो गए तो फिर से 10 मिनट के लिए ज्वाइन करो। देखो, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट मस्ट बी स्मॉल, ये सेपरेशन छोटा चाहिए कंपेयर टू दिस डिस्टेंस कैपिटल D। दिस इज नेसेसरी एज only in this case the width of the fringes will be sufficiently large। ऐसा रहेगा तो ही width ज्यादा रहेगी and to be measurable and the fringes are well separated and can be clearly seen। अगर ये डिस्टेंस कम रहेगा तो ये अपने को क्लियर फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, 2 ही कंडीशन बचे ये। अच्छा ऐसा करो, ठीक है, फिर से ज्वाइन होते हैं, देखते हैं। देखो 5th, द टू स्लिट शुड बी नैरो। मतलब क्या, 2 स्लिट नैरो चाहिए। मैंने बताया था एक स्लिट ऐसे बड़े बड़े अगर आपने स्लिट ले लिए ज्यादा विड्थ के तो क्या होगा, इफ द स्लिट्स आर वाइड, देखो यहाँ से एक वेव निकलेंगी, यहाँ से दूसरी वेव निकलेंगी, यहाँ से तीसरी वेव निकलेंगी, इधर से भी 3-4 वेव निकलेंगे, सब वेव इंटरफेरेंस पैटर्न आकर डिस्टर्ब कर देंगे, सब एक दूसरे से इंटरफियर होंगे और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा,